अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड और साल के आखिरी महीने के पहले दिन। मैं हूं अर्मिला। और ऐसा लगता है कि जैसे ये साल आया ही नहीं। 2021 भी उसी तरह से 2020 वाली कश्मकश में गुजर गया। 2020 से गुजरा था, 2021 आया था, तो हमें ऐसा लगता था कि ये साल शायद इसमें कुछ नया होगा। बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के अंदर लिखा था कि हम इस साल में वो करेंगे जो हम 2020 में नहीं कर पाए। लेकिन 2021 भी उसी कश्मकश में तकरीबन गुजर गया और महज 29 दिन आज के बाद बाकी हैं। लेकिन उसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिसंबर का आगाज़ अच्छा हुआ है। दिसंबर को अमूमी तौर पर रुमानवियत के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि इस महीने के अंदर खिज़ां आ जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, कुछ जगहों पे बर्फबारी हो जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के बहुत पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं। जिस रुमानियत के साथ आपने आगाज़ किया है ना, मैं आपको रियलिटी चेक दे दूं कि इसमें ना आपको पत्ते गिरे नजर आएंगे, आपको सिर्फ स्मॉग, आपको धुंध, आपको गले के मसाइल, ये सब नजर आएगा। तो दिसंबर की जो एक रोमांटिसिज्म है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि दिसंबर में आपने स्मॉग से भी लड़ने और अब नया कोरोना का जो वेरिएंट आ गया उससे भी लड़ने। जी बिल्कुल। और वो रुमानवियत आपको हमारी आवाज़ में नज़र आ रही है, कुछ हद तक हमारी अल्फाज में नज़र आ रही है। और पहले रश पार्क्स में होता था, आजकल क्लिनिक्स भी होता है, क्योंकि सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। खैर, ओमिक्रॉन की जानिब इन्होंने तवज्जो दिलाई। आज एड्स के हवाले से भी आलमी दिन है, उस पर भी हमने बात करनी है, ओमिक्रॉन पे भी बात करनी है और आपकी एहतियातों पे भी बात करनी है। और इसमें सिर्फ एक चीज़ हम आपको बताते चलें, वो ये है कि ये 10 गुना डेल्टा वेरिएंट से भी 10 गुना ज़्यादा मौलिक है, यानी कि तेज़ी से फैल सकता है, तो इसलिए इसका खतरा बहुत ही ज़्यादा है। आगे जाके शो में हमने बड़ी खबर में इस हवाले से डिस्कशन भी करनी है। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आगाज़ में आपको बताएंगे आज की हेडलाइन। मुल्क में महंगाई कम हुई या बढ़ गई? गवर्नमेंट और हुकूमती इदारों के अलग अलग आदाद शुमार। महंगाई से अवाम का जीना महाल। ईवीएम नहीं तो कोई फंड्स नहीं। गवर्नमेंट का इंतखाबात में ईवीएम इस्तेमाल न करने पर इलेक्शन कमीशन को वाज़े पैगाम। कौन सा बयान हल्फी, कैसा बयान हल्फी? साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत में अपने ही बयान हल्फी से लाइल्म निकले। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया को हिला दिया। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी जरूर आएगा, गवर्नमेंट ने अवाम को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मर्ज जानलेवा बीमारी, एहतियात से बचाव मुमकिन। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली 61वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले नोमान इलियास और हमना अमजद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी रेडियो पाकिस्तान लाहौर सेंटर की। सफरनामा चीन से चीन तक, मुसन्निफ का मुख्तलिफ जाविया निगाह देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। और ट्रिब्यूट पेश करेंगे कई लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी को, जिनके मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, शो में बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात सबसे पहले बड़े खतरे की। कोरोना के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। साउथ अफ्रीका में सामने आने वाला ये वायरस अब तक कई यूरोपीय ममालिक तक भी फैल चुका है और मुतअद्दिद ममालिक को दोबारा पाबंदियां लगाने पर मजबूर कर दिया गया है। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के खतरात मंडला रहे हैं। गवर्नमेंट ने साफ साफ अल्फाज में बता दिया है कि ओमिक्रॉन को पाकिस्तान में आने से रोक नहीं सकते। इसके खतरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाई जाए। विभागीय वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि कोरोना की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट से ये 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से फैल रहा है और ये भी कह दिया उन्होंने कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान जरूर आएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट कोरोना की 5वीं वेरिएंट को भी शिकस्त देगी। साथ साथ अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए हांगकांग और साउथ अफ्रीका समेत 7 मुल्कों को सी कैटेगरी में डालकर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से आपको बताएं तो कोविड की नई किस्म के खदशात के पेश नज़र बूस्टर डोजेज लगाने का भी ऐलान किया गया है, जबकि वबाई अमराज एक्ट के तहत 15 दिसंबर तक नई पाबंदियां भी लगा दी जाएंगी। सियाहत, तफरीही पार्क, स्विमिंग पूल्स,
फ़्लाइट्स में सफ़र को जो वैक्सीनेशन है उससे मशरूत कर दिया गया है, जबकि वफाकी गवर्नमेंट का भी कोरोना की जो वैक्सीन की जो बूस्टर डोजेज़ हैं उसका लगाने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से इब्तदाई हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है कि बूस्टर डोज मरहलावार जो लगाई जाएगी। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर उसके बाद आइंदा फिर फर्दर पब्लिक को भी लगाई जाएगी। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे, लेकिन एड्स की भी अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। उस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि जो जानलेवा बीमारी है इससे बचाव के लिए आगाही फैलाई जाए और लोगों को बीमारी से लड़ने वाले जो अंदर इसमें मरीज हैं उनके अंदर हिम्मत और हौसला पैदा किया जाए। बिल्कुल, और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एड्स का आलमी दिन पहली मरतबा 1987 में मनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 33 मिलियन अफराद HIV से मुतासर हुए हैं और हर साल तकरीबन 2 मिलियन अफराद एड्स से मर जाते हैं। इन दोनों बीमारियों के हवाले से हमने दावत दी हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल खान साहब को। उनसे ज़रा बात करते हैं। एक तो ओमिक्रॉन एंड देन एड्स का भी चूँकि आलमी दिन है, तो डॉक्टर साहब की ज़रा रहनुमाई लेते हैं कि इस पर गवर्नमेंट इस वक्त इन दोनों बीमारियों के हवाले से किस लाएअमल के तहत चल रही है। डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले हम एड्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जानलेवा बीमारी है और एक वक्त भी हमने देखा कि हमने बड़ी शानदार किस्म की मीडिया कैंपेन्स भी चलाई एड्स के हवाले से अवेयरनेस को लेकर। इस वक्त पाकिस्तान एड्स के मामले में ऑन वर्ल्ड एड्स डे कहां पे खड़ा है और अब ये बीमारी कितने बड़े खतरे की सूरत में अब भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है? आपके पास क्या आदाद शुमार हो पाएंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे तो पहले ये बताता चलूं कि दुनिया भर में HIV एड्स के लिए जो तरीका इलाज हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो वक्त के साथ पिछली 3 दहाइयों में बेहतर से बेहतर होते चले, लेकिन उसके बावजूद इसका फैलाव जो है बहुत सारे ममालिक में वो जिसे कहते हैं ना स्लो नहीं हो पाया। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिसमें अभी इसका फैलाव चल रहा है। लोगों का एस्टिमेट है 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एस्टिमेट्स तो जो होते हैं वो पॉपुलेशन और एपिडेमियोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पे होते हैं। जो चीज़ें हमारे सामने बड़ी क्लियर हैं वो ये कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है। पीछे कुछ अरसा पहले लड़काना के करीब वाक़या हुआ, उससे कई साल पहले इधर गुजरात के करीब एक जगह थी, कस्बा था, वहाँ हुआ कि एक छोटी छोटी जो आउटब्रेक्स हैं वो होती रही, उसमें सैकड़ों मरीज इकट्ठे इन्फेक्टेड नजर आए। इससे क्या चीज़ जाहिर होती है? सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे अस्पतालों, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स की क्लिनिक्स, उनके अंदर जो इन्फेक्शन कंट्रोल का मामला है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंजेक्शन लगवाने की जो शरह है वो आलमी शरह से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है शायद कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इंजेक्शन के जरिए सिर्फ इलाज हो सकता है, या जो भी, इसमें कुछ कल्चरल रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये सुइयों का दोबारा इस्तेमाल होना हेल्थ केयर सेटिंग में सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है। इसलिए इस सिलसिले में जो बहुत एक मेजर इकदाम हुआ है, 30 नवंबर हमारी आखिरी तारीख थी जब जो रीयूजेबल सिरिंजेस हैं इनकी इंपोर्ट और इनकी मैन्युफैक्चर जो है पाकिस्तान में वो बंद हो जाएगी। इसके बाद वो जो ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस हैं वो इस्तेमाल होंगी ताकि एक मरीज पे 2 दफ़ा सिरिंज ना इस्तेमाल हो सके। एक चीज़। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि बीमारी का फैलाव जो इसका रवायती तरीका समझा जाता था जिनसी ताल्लुकात के जरिए, वो भी एक मामला है और हमें इस मामले में भी इस चीज़ को भी बड़ा संजीदा लेना है कि जो हमारी जो ट्रांसमिशन के दूसरा रास्ता है यानी जिनसी ताल्लुकात, उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी है कि हम उसको अपने आप को अपनी जिसे कहते हैं ना अपने पार्टनर्स तक महदूद रखें, अपनी शादी तक महदूद रखें, नहीं तो ये चीज़ खतरनाक साबित हो सकती है। उसके अलावा हमने अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत सारे इकदाम हैं जिनके जरिए इसमें बेहतरी आ सकती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। दूसरी जानिब हमने कोविड के हवाले से देखा कि बड़े बेहतरीन अंदाज में गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ पहले कोविड को कंट्रोल किया और हमने काफ़ी हद तक इस हवाले से नरमियाँ भी शुरू कर दी थी पाबंदियों में जो थी। अब एक नया वेरिएंट, एक नया चैलेंज गवर्नमेंट के लिए भी है, ऑब्वियसली पब्लिक के है। अब कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वेरिएंट के हवाले से और आप गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान में तो आएगा, हमें पहले हिफाजती इकदाम करने हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ऐसे है कि अभी तक तो इसके बारे में जो मालूमात हैं वो स्केची हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरू के दिन हैं। अगले 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये अंदाज़ा होगा कि वाकई ये पुराने वेरिएंट्स की निस्बत कितना ज़्यादा मुहलिक है या नहीं। हाँ, ये लग रहा है कि इसके फैलाव में कुछ तेज़ी है गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत, और आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि जनूबी अफ्रीका में वो 1% से कम उनकी पॉजिटिविटी थी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो तकरीबन 9% पे पहुंच गए। तो इसमें यानी ये जाहिर होता है कि शायद इसका फैलाव कुछ ऐसा तेजी से होगा या हो सकता है जिसके नतीजे में जो एहतियात हमने करनी है वो और भी ज्यादा जबरदस्त होनी चाहिए। अब वो क्या एहतियात है?
वो तमाम चीजें जो कि तमाम वेरिएंट्स पे काम करती हैं उनको ना भूलिए। हजूम में मास्क पहनना, हजूम को अवॉइड करना, जहां किसी बंद जगह में जाएं थोड़ा वेंटिलेशन का ध्यान रखना, और वो तमाम चीजें जो पिछले पौने 2 साल में सारी दुनिया ने सीखी। उसके अलावा वैक्सीनेशन, अब हमारे पास एक बहुत अहम टूल है वैक्सीनेशन का, और हमने एक हदफ बनाया था 70 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का इस साल के आखिर तक। इंशाल्लाह उसको पूरा करना है और हम ऑन टारगेट हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जरा एफर्ट की जरूरत है। तो ये अब चंद चीजें कर लें तो इंशाल्लाह इससे हम इससे भी सुरखरू होकर निकल सकते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो ये वेरिएंट्स हैं ये इवेंचुअली तकरीबन हर जगह चले जाते हैं। आपके आज भी लेटेस्ट न्यूज़ में भी आपके सामने आ रहा है, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था कि यूरोप के कुछ ममालिक में ये जब उन्होंने सैंपल देखे डिटेक्ट किए हैं तो ये साउथ अफ्रीका की डिटेक्शन से पहले भी शायद उन्होंने वहाँ पहुंचा हुआ था। तो इवेंचुअली ये वायरस हर जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हमने जो मैकेनिज्म बनाया था वैक्सीनेशन का उसको हम थोड़ा सा कहना चाहिए कि महदूद करना शुरू हो गए थे या समहाउ वाइंड अप करना शुरू हो गए थे। एक्सपो सेंटर लाहौर की बात कर लें या दीगर जगहों की, चूँकि हमें लग रहा था कि अब काफ़ी हद तक हमने एज यू सेड वी वर ऑन टारगेट। तो इसको देखते हुए अब ये जो बूस्टर डोज लगाने का गवर्नमेंट फैसला कर रही है, क्या मुकम्मल तौर पर दोबारा सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स उसी तरह से फाल रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या इस तनाजुर को देखते हुए दिसंबर की बात करें या जनवरी की बात करें, ये ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है कि शादियाँ वगैरह होती हैं, इस तरह के गैदरिंग्स का सीज़न होता है, गेट टुगेदर्स होती हैं, बहुत सारे लोग कोविड खत्म होने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं या पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक इन्वायरमेंट ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है दोबारा से बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन वाला। गवर्नमेंट फिर कोई ऐसे इकदाम लेने जा रही है जिससे इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकेगा फोर्सफुली? सबसे पहले तो आपको बताऊं कि वैक्सीनेशन को किसी सूरत भी वाइंड डाउन नहीं किया जा रहा था, उसका तरीकाकार बदला जा रहा है। उसकी वजह ये कि जो फिक्स सेंटर्स थे वहां लोग खुद से आ रहे थे। शुरू में एक रेला था, लोग आए, वहां जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई। अब वक्त के साथ ये एहसास हो रहा था कि जो आने वाले हैं वो तो आ चले, लेकिन कुछ जरूरत हो रही थी कि हम लोगों के पास जाएं। तो जो फोकस था वो मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स के ऊपर ज्यादा हो रहा था और हो रहा है, और आगे आइंदा भी ज्यादा फोकस इसी के जरिए होगा। फिक्स सेंटर्स अपनी जगह कायम रहेंगे, लेकिन उनमें कुछ रीएडजस्टमेंट हो सकती है। जहां एक जगह में बहुत रश ना हो तो कोशिश होगी कि उन टीम्स को लोगों के घर तक पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाए, बजाय इसके कि इंतजार किया जाए कि लोग आए। एक तो पहले ये। दूसरा, आपने बूस्टर्स का जिक्र किया। अभी भी हमारी तरजीह, मैं कई दफा कह चुका हूँ, आज के प्रोग्राम में भी कह देता हूँ कि हमारी तरजीह तो ये है कि वो लोग जो सिरे से वैक्सीनेटेड हैं ही नहीं, जिनको एक डोज भी नहीं लगी, पहले तो उनको लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो वो हैं, उनको खतरा है। लेकिन जाहिर है चूंकि बूस्टर्स और इजाफी डोजेस का की डिस्कशन चल रही है, तो हमने इजाजत दे दी है कि आप को अगर आपकी 50 साल से उम्र ज्यादा है, आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो आप इजाफी डोज लगा सकते हैं, बशर्ते कि पिछली डोज को लगे हुए 6 माह गुजर चुके हों। तो ये इसकी शराइत और इसकी जो ज़वाबित हैं वो NCOC के वेबसाइट के जरिए वाजे हो जाएंगे, लेकिन ये भी चीज़ आगे आ रही है। जो SOPs की एनफोर्समेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने खुद फरमाया कि ये सीजन ऐसा है, इसमें बहुत एहतियात। ठीक हो गया। डॉक्टर फैसल, आपने अब जिस तरह से कहा कि ये सीज़न ऐसा है, फोर्सफुली लोगों को इस तरफ लाना पड़ेगा। हमने पहले भी देखा था, जब भी कोविड के केसेस कम होने लगते थे, कुछ इस तरह की पब्लिक गैदरिंग शुरू होती थी, ज़रा सी भी नर्मे गवर्नमेंट की जानिब से की जाती थी तो फिर से मामला सर उठाता था ये कोविड वाला। अब गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग होगी? ऑब्वियसली हमने इस वेरिएंट को भी जब कहा जा रहा है कि इसमें चांसेस हैं कि ये तेज़ी से फैलता है, तो किस तरह की प्लानिंग होगी आगे गवर्नमेंट की, कि किस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी? जिस तरह हम शादी ब्याह की तकरीबात देख रहे हैं कि अब मामूल के मुताबिक होना शुरू हो गई हैं, पब्लिक गैदरिंग्स भी हो रही हैं। देखिए, पाबंदियों और जो जिनको नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं, जो रुकावटें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, इसलिए कि एक इतने 2 साल गुजरने के बाद एक पब्लिक एपेटाइट भी इसके लिए कम हो गई है, इसका डिस्ट्रक्शन ऑन सोसाइटी इन अदर वर्ड्स भी होती है, तो उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं हत्तल वसा। लेकिन जाहिर है ये अदाद शुमार जब सामने आएंगे और इसमें अगर कोई प्रेशर आएगा तो फिर जो तमाम फैसले हैं वो मुशावरत से लिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो चीज हमारे हाथ में है ना, 2-3 चीजें हमारे बिल्कुल हाथ में। एक, वैक्सीन लगवा लें, आपको अगर नहीं लगवाई अब भी लगवा लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मास्क हमने अपनी दराजों में रख दिए थे और फेंक दिए थे, उनका इस्तेमाल फिर से शुरू कर दें, खास तौर पे जहां तंग जगहों में जाते हैं, शादी ब्याह, आपको पता है, और आजकल सर्दियों की शादियों में फिर क्लोज्ड एटमॉस्फेयर होता है, मार्कीज होती हैं, हॉल होते हैं, बंद होते हैं, वहां जरा खुसूसी एहतियात कर लीजिए, क्योंकि वहां आप
नॉर्मल रूटीन में दिन में आप 10, 15, 20 लोगों को मिलेंगे, 100 लोगों को मिलेंगे, वहां आप इकट्ठे 500 लोगों को मिल रहे हैं, 1000 लोगों को मिल रहे हैं, तो इस सूरत में वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और जैसे आपने तो फरमाया कि डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर साहब, ये जो आखिरी सवाल मेरा होगा कि हमने जिस स्ट्रैटेजी से पहले 4 वेरिएंट्स को फेस किया, स्ट्रैटेजी हमारी सेम रहेगी आपके ख्याल में? अच्छी हमें रिजल्ट्स तो मिले, डेफिनेटली मिले उसके, लेकिन 5वें वेरिएंट की सख्ती को देखते हुए हमारी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी या उसमें कोई तब्दीली गवर्नमेंट लाएगी? देखिए जी, अभी तक हमारी स्ट्रेटजी सबसे जो उसका एक मेन जुज था वो ये था कि हमने हालात और नए वेरिएंट्स और नई सिचुएशन और नए अदाद-ओ-शुमार और साइंस के मुताबिक अपने आप को ढाला है। तो वो अब भी हम ढालते रहेंगे, जैसे जैसे इसकी मालूमात सामने आएंगी हम एडजस्ट करेंगे। मेन स्ट्रेटजी वही होगी, लेकिन उसमें अगर कोई इजाफी स्टेप्स की जरूरत हुई तो वो इंशाल्लाह लिए जाएंगे। ठीक है डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियत में से आपने हमें वक्त दिया और आवाम की आगाही के लिए भी और हुकूमत की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी डॉक्टर फैसल हमें बताया। बिल्कुल, कोविड के हवाले से तो बात की, अब हम जरा बात करेंगे निसार बज़मी साहब के हवाले से। कई लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। उनकी तख्लीक करदा धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोलती हैं। निसार बज़मी 1 दिसंबर 1924 को मुंबई में पैदा हुए और उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ सिर्फ 22 साल की उम्र में किया। सैयद निसार अहमद बज़मी ने 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज़ किया और पहली बार 1946 में भारतीय फिल्म जमुना पार्क के लिए म्यूज़िक कंपोज किया। सीन पेश किया उनके यौम पैदाइश पर। अल्लाह उन्हें बड़ी रहमत करे। इस दुआ के साथ ही एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वेलकम करना है बिल्कुल। और कुछ अवामी मसाइल की बात कर लें। अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं जी। गवर्नमेंट का मुसलसल दावा सामने आ रहा है कि अशियाए ज़रूरियत की कीमतों में कमी आ रही है और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में भी मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने ब्रीफिंग के दौरान दावा किया कि खित्ते की दीगर मुल्कों के मुताबिक पाकिस्तान में जो घी है, चाय है, आटा है, चने हैं, दाल माश है, प्याज, चिकन और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, ये उन्होंने कहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिंध गवर्नमेंट की जो नाक़िस हिकमत अमली है उसकी वजह से सिंध में दीगर सूबों के मुकाबले में अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई हैं, जिस पर काबीना की जानिब से तशवीश का इजहार भी किया। इजलास से पहले हम बात करें, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर पैगाम में मीडिया से शिकवा किया कि चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। मजाल है कोई अच्छी खबर हमारे मीडिया पर हमारा शो नहीं ना देखते, हमारा शो देखा करें आप, जल्दी उठते नहीं है शायद, जल्दी देखा करें, हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन भेज दूंगा। मीडिया कोई अच्छी खबर नहीं देता, लोग अच्छी खबरों में दिलचस्पी नहीं लेते। ये अजीब सी मंतक आप मीडिया वाले पेश करते हैं, लेकिन कुछ अजीब सी मंतक उनकी भी है। असल में जो शोज वो देखते हैं ना उनमें उनकी तारीफ नहीं होती, दूसरे शोज देखा करेगा। लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से बताएं तो अपना ही इदारा जो कि शुमारियात, उस हवाले इदारा शुमारियात की हम बात करें जिसमें अदाद शुमार हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स हैं। इदारा शुमारियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में पिछले साल नवंबर के मुकाबले में 3% महंगाई बढ़ी है, जिसके बाद अगर बात करें महंगाई की जो शरह है वो 11.53% तक पहुंच गई। That's big। नवंबर में महंगाई की शरह इन्हीं आदाद शुमार के मुताबिक 11.5% तक पहुंच गई है। शहरी इलाकों में ये शरह 12% तक है। इट्स अ बिग नंबर। देही इलाकों में 10.9% है। इदारा शुमारियात ये भी कहता है कि नवंबर में टमाटर, घी, कुकिंग ऑयल, अंडे, दाल, चीनी, गोश्त और चावल समेत कई अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो IMF की हमने बात करनी है। IMF का जो मुआहिदा है उसके असरात आना कुछ शुरू हुए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। जो बड़े जोल्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं। आइंदा चंद हफ्तों में जो गवर्नमेंट है वो मिनी बजट पेश करने जा रही है। हमने कल भी इसके हवाले से परसों भी डिस्कस किया था, जिसमें 356 अरब रुपए की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है इसका उसूल है 350 अरब के करीब जो सेल्स टैक्स की छूट है उसको ख़त्म करना है और मजमूई तौर पर 700 अरब से ज़ायद हम अगर कहें तो ये एक फिगर बनता है जिसकी हम बात करें, यानी कि 700 अरब रुपए का कुशन IMF की फरमाइश पर हुकूमत ने उनको देना है। जबकि बिजली की कीमतों में भी फी यूनिट 4 रुपये 75 पैसे इजाफे की तैयारी जारी है। रुपया नीचे गिरता जा रहा है, कर्जे ऊपर जाते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 3 सालों में 21,000 अरब का कर्जा अब तक लिया है, अगर हम बिल्कुल रफली बात करें। और ओबियसली इसकी बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी है, डॉलर का बढ़ जाना है जो कि 177 तक भी पहुंचा है। मजमूई तौर पर जो बैरूनी कर्जा है वो 50,000 अरब से बढ़ गया है। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब मौजूद है, माहिर मईशत और उसके साथ साथ हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर भी गहरी निगाह रखते हैं, टास्क फोर्स का भी हिस्सा हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो अब आवाम के लिए आवाम को क्या बता पाएंगे इस सूरत हाल पर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हम हमेशा जब भी आदाद शुमार आते हैं हम बताते हैं, हालांकि हुकूमत व आदाद शुमार बताने पर ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर भी थोड़ी नाला नजर आई। उन्होंने कहा कि आप हर हफ्ते क्यों बताते हैं, महीने बाद बता दिया करें। तो आदाद शुमार महीने बाद आए या हफ्ते बाद,
सौदा तो जिसने खरीदने जाना है उसको तो महंगाई चुभेगी, उसको तो पता चलेगा। मैं फिल वक्त आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो असरात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं ये मजीद कहाँ तक जाएंगे, अवाम मजीद कहाँ तक तैयार रहे, कहाँ तक ना घबराए मजीद? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस सारे में एक जो थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ग्लोबल मार्केट पे जो कमी है वो देखने में आई है। वो है, अगर आपको याद हो तो 9 नवंबर को पेट्रोलियम मसनूआत रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई थी, $84 पर बैरल, जो कि कल $64-65 पर बैरल पे क्लोज हुई है, जिसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले 2-3 हफ्तों में पेट्रोलियम पे एक कुशन होगा हुकूमत के पास कि वहाँ पे एक तो जो IMF के साथ आप वादे की बात कर रहे थे उन चीज़ों को एडजस्ट किया जा सके बगैर प्राइस को बढ़ाए, और दूसरा ये कि पॉसिबल हो तो शायद थोड़ी सी कीमत जो है उसकी वो कम भी की जा सके। अगर ग्लोबली ये पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में कमी आती है तो ये भी तवक्को की जा रही है कि बाकी कमोडिटीज़ जो है जिसको कि हम पाकिस्तान में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कह रहे थे वो भी शायद थोड़ी सी नीचे आए, तो ये देखने की जरूरत होगी। लेकिन उसके साथ जो कुछ कमी आई है लेकिन हुकूमत ने डिलीवर नहीं की ये कमी और अपनी लेवीज और टैक्स की मद में एडजस्टमेंट कर ली। वो इसलिए नहीं की ना कि अगर कल कीमतें $64 पे आई हैं तो जाहिर है अगर आपके जो 1 दिसंबर के सौदे होंगे 15-20 दिन बाद वो वाला सस्ता जो ऑयल है वो तो भी 15-20 दिन लगेंगे उसको पाकिस्तान आने में, तो जाहिर है कि फौरी तौर पे स्पॉट रेट पे तो लेके नहीं बेचने इम्पैक्ट आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात कि हम इदारा शुमारियात के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो वो गवर्नमेंट के बताए हुए कुछ स्टैटिस्टिक्स से हमें मिलते जुलते नहीं नजर आते। तो अब हमें एज अ पब्लिक ये समझाएं, या आप चूंकि आप एक्सपर्ट भी हैं, कि हमने गवर्नमेंट की माननी है, इदारा शुमारियात की माननी है, या बस फिर लगे रहे मजलूम अवाम हमें किसकी माननी है या अपनी जेब की माननी है? ये डिपेंड कर रहे हैं कि आप कहाँ पे क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अदारा शुमारियात में जो CPI इंडेक्स है फॉर एग्जांपल 375 वो आइटम्स होती हैं जिनको कि वो 35 बड़ी मार्केटों में जाके वहाँ से उनके प्राइसेस देखते हैं। 1/3 उसका तकरीबन खाने पीने की अशिया होता है, तकरीबन इतना ही जो है वो यूटिलिटीज होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, रेंट वगैरह, तो उसकी मुख्तलिफ वेटेज वो लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में कोई आप कह सकते हैं कि जी वो झूठ बोल रहे हैं या अदारा शुमारियात झूठ बोल रहे हैं, अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन मेरा, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया था, आई जस्ट स्किप द नंबर एग्जैक्ट, आई थिंक कोई इट वाज इन बिलियन, आप मुझे बता दीजिएगा, जो कि अब आवाम को डायरेक्ट सब्सिडी देनी थी, उसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे नजर नहीं आया। इतना बड़ा नंबर गवर्नमेंट ने दे दिया, कोई इम्पैक्ट हमने नहीं देखा, मीडिया पे के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट नहीं बना, आवाम की राय भी तब्दील नहीं हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? वो इसलिए कि वो अभी पैकेज अनरोल हो रहा है, वो टारगेटेड सब्सिडीज जो कि एहसास प्रोग्राम के जरिए दी जानी है वो ग्रेजुअल स्टेप्स में आ रही होंगी। उसका इम्पैक्ट जो है वो अनाउंस हो गया, अनाउंस तो पूरा पैकेज हुआ, लेकिन उसमें से अभी जो राशन प्रोग्राम था वो रोल आउट हो गया। उसके अलावा जो अभी बाकी प्रोग्राम है वो चूंकि रोल आउट होना है, और जब तक वो ग्रेजुअल रोल आउट नहीं होगा तब तक आपको उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। की कमी है, मजीद भी इस पे हम बात करते रहेंगे। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी हमें अपडेट कर रहे थे। हमने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें हमना खालिद आज हमें सऊदी और टर्किश एक कॉफी मुतारिफ करवाई गई है इस्लामाबाद में, हमें दिखाई है। देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद, और क्योंकि सेगमेंट का नाम ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी है तो मेरा बेसिक आजकल जो ठंड में मोटो हुआ वो ये है कि यार एक्सप्लोर करूँ कि कौन कौन सी कॉफ़ी इस टाइम इस्लामाबाद में आ चुकी है। एक तो मैंने रिसेंटली शो किया था, वो एक डिफरेंट कॉफ़ी थी। अब मैंने सुना कि यार 2 कज़न्स हैं जो कि ऑल द वे सऊदी अरब से आए और उन्होंने सऊदी कॉफ़ी, कोई टर्किश कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो वो कौन सी है, उसमें क्या ऐसा स्पेशल है। तो आज मेरे साथ हैं वाइल और अब्दुल मलिक फ़हीम, तो उन दोनों से पूछते हैं कि यार क्या बात है। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यू गाइस प्लान टू मूव इन पाकिस्तान? We came for study. I done my physiotherapy. हम यहाँ तालीम की गर्ज से आए थे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। He's doing now his PhD. I'm doing my PhD in biomedical engineering. और मैं यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रहा हूँ और मैं लेक्चरर भी हूँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में आना हमारी खुशकिस्मती थी। Consider it as a good luck for us. So yeah.
even you are lecturer and you are physiotherapist, right? Then why you jump to open the business of this coffee concept? Actually, like for me, I graduated last year on October. मैंने पिछले साल अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। फिर मैं कराची से यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। कोरोना की वजह से हर चीज बंद थी। यहाँ करने को कुछ नहीं था, ना ही हम घर वापस जा सकते थे। मैं सोच रहा था कि मैं किसी तरह अपनी हाउस जॉब शुरू करूं। मैं किसी और मुल्क जाकर हाउस जॉब करना चाहता था, मगर कोरोना की वजह से हम सफर नहीं कर सकते थे। एक दफा मैं और फहीम ऐसे ही बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि इस्लामाबाद में क्यों ना कोई अपना काम शुरू किया जाए। हमें ये पता था कि इस्लामाबाद में कोई अच्छी कॉफी शॉप नहीं है। Because there is no coffee shop, no good coffee shop in Islamabad. Exactly. So that was the main idea. Like even our third partner, Fahim, he is in UAE right now. बिल्कुल, हमारी ये सोच बहुत अहम साबित हुई। इसमें हमारा तीसरा पार्टनर भी है, वो यूएई में होता है। हम तीनों अलग अलग शोबों से वाबस्ता हैं, लेकिन बस किसी तरह हमारी सोच मिली और हम गहरे दोस्त बन गए और फिर हमें इस कॉफी का आइडिया आया। Just like a cup of coffee idea. Yeah. Because like you know, nothing to do, nothing really. Like we woke up at morning. बिल्कुल, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हम रोजाना किसी न किसी नई कॉफी शॉप पर जाते और वहाँ की कॉफी ट्राई करते। हमने इस्लामाबाद में कोई कॉफी शॉप नहीं छोड़ी। फिर हमें ये अंदाजा हुआ कि इस्लामाबाद में कोई स्पेशल कॉफी शॉप नहीं है। फिर हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसी कॉफी शॉप खोली जाए जहाँ हम स्पेशल कॉफी सर्व करें। Every day and different coffee shop. Why we didn't open something like by own? What is the basic specialty of your coffee? There is something, you know, I heard there is Arabic, Turkish. What was the, I just heard for being in Live Pakistan, there is like cappuccino, latte, espresso. That's it. Yeah. I heard Spanish from you and we'll try for Spanish. Yeah, we have like first we have the Arabic, okay. Then after that we हमारे पास जहाँ अरेबिक कॉफी मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास 3 किस्म की तुर्किश कॉफी मौजूद है, जिसमें दूध और दूध के बगैर दोनों किस्म की कॉफीज हैं। इसके अलावा हमारे पास मशीन वाली कॉफी भी मौजूद है। ये सबसे आम कॉफी है। इसके अलावा हमारे पास फिल्टर्ड कॉफी भी मौजूद है। फिल्टर्ड कॉफी कराची और इस्लामाबाद में और कहीं नहीं मिलती। No one like serve this. So the filter coffee. So how far you guys experienced that to attract the customers around to get up from the cappuccino and come up these flavors? How far you see the Surprisingly, experiment? like there are actually most of our customers that now they are. हमारे बेशतर ग्राहक गल्फ मुमालिक से हैं या वहाँ पर रहकर आए हैं। उन्हें आइडिया है कि अरेबिक और तुर्किश कॉफी क्या है और इसका टेस्ट कैसा होता है। हमारे बेशुमार ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल कॉफी का पहले से इल्म है। वो लोग यकीनन बाहर रहकर आए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कायल करना हमारे लिए आसान है। So it was easy to convince them that okay, we have the filter coffee, the specialty. They said, oh, okay, it's here again. Okay, what is the difference between the filter coffee and the Arabic coffee, I guess? Yeah. So they are totally different things. The Arabic coffee by its ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। अरेबिक कॉफी में हम अरेबिक कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अरेबिक कॉफी के बीन्स हम गल्फ ममालिक से लाते हैं। अरेबिक बीन्स बाकी कॉफी की निस्बत मुख्तलिफ होते हैं। ये जरा माइल्ड होते हैं। ये बीन्स हम अरब ममालिक से लाकर यहाँ कॉफी बनाते हैं। ये ज़ाफ़रान, कार्डमम और चंद दीगर अज्जा डालकर बनाई जाती है। जबकि बात करें फिल्टर्ड कॉफ़ी की तो ये काफ़ी हाथ से फेंट कर बनाई जाती है। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालते, इसलिए ये जायके में कड़क होती है। इसमें फ्रेश कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इसका जायका कड़क कॉफ़ी जैसा होता है। ये किसी मशीन में नहीं बनाई जाती बल्कि हाथ से बनाई जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनाई जाती है। We'll show you how it's gonna be made. You will have better idea, I guess. So now we'll be making this Arabic coffee. So अब हम अरेबिक कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। हम इसमें जिन अज्जा का इस्तेमाल करेंगे वो ख़ास अरेबिक कॉफ़ी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इस पॉट में कॉफ़ी बनाएंगे। So as you can see, like this is. ये अरेबिक कॉफ़ी है जो गल्फ ममालिक में बहुत इस्तेमाल की जाती है। इसको सूंघकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत माइल्ड कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी कार्डमम और ज़ाफ़रान के साथ मिक्स की जाएगी।
जिस तरह आप आम चाय बनाते हैं जिसमें आपको एक ख़ास मिकदार में पानी, दूध और दीगर अशिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह हम अरेबिक कॉफ़ी में भी मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल करते हैं। इसे हम 3 मिनट तक उबालते हैं। Okay, so now I guess it's ready. So now just pour it. अब ये कॉफ़ी तैयार है। ये अरेबिक कॉफ़ी के लिए ख़ास चैनक है। अरब ममालिक में इस चैनक में ये कॉफ़ी सर्व की जाती है। Just pour it over here. अरब ममालिक में हम कॉफ़ी को अरब की ख़ास खजूरों के साथ सर्व करते हैं। And yeah, so and you can try it. Very nice. Without Yeah? sugar, right? Yes, you can try it with the dates Dates, as well. okay. Yes, so ये कॉफ़ी बहुत तेज़ नहीं है। इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अरब में हम लोग दिन में 3 से 4 दफ़ा ये कॉफ़ी पीते हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ चाय का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम वहाँ इस कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉफ़ी बहुत लाइट है और ये हमारे जिस्म को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती। easy on the body as well. Okay. Yeah. Last but not the least, the question is, what does the meaning of, I think your cafe name is Kaf. Kaf. Okay. Little late, but it's okay. No, it's fine. So Kaf actually stands in तुर्किश और जर्मन ज़बान में कैफ़े को हम कैफ लिखते हैं। वहाँ से हमने ये नाम मुंतखब किया, कैफ। The little one. The cat. Yeah, Kaf. Okay. Thank you so much. No, so And it was nice to meet you and wish you Same all the very here. best for your future for sure. Thank you very much. और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी जो कि एक अरेबिक कॉफ़ी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे ज़रूर आएँ और कॉफ़ी की डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं, बल्कि दिखाते हैं आपको सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज किताब चीन से चीन तक पे बात हो रही है। वकार मलिक हमारे साथ हैं विद सम वेरी इंप्रेसिव ड्रेसिंग। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। निकली तेरी तलाश में हमारा एक बड़े खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें हम तार साहब से बात करते हैं। और आजकल लाहौर से यारकंद एक किताब है जिसके वाले से बात उनसे हो रही है। और तार साहब बार बार एक चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि हम बहुत कम जानते हैं चाइना के हवाले से और पर्टिकुलरली सिंकियांग के हवाले से, जिनके साथ हमारी सरहदें हैं और सरहद पार जो है उसके हवाले से बहुत हम कम जानते हैं सिंकियांग के हवाले से, जो कि हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जानना चाहिए। इस हवाले से एक किताब आई है, उस किताब की तरफ जाने से पहले उसी किताब के अंदर एक चीनी शायर हैं जिनका उर्दू नाम इंतखाब आलम है। उनकी खूबसूरत सी, एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी मुख्तसर सी नज़्म पेश करता हूँ कि वो कहते हैं कि रूहे दोस्ती पाकिस्तान में अहले चीन जब आते हैं, रूहे दोस्ती पाकिस्तान में अहले चीन जब आते हैं, इसके करिया करिया को महकाते हैं, अपना दिल रख जाते हैं गुलदानों में, पाकिस्तान को सीने में ले जाते हैं। आपको मालूम है कि चीनी, बहुत सारे ऐसे चीनी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत उर्दू ना सिर्फ बोलते हैं, लिखते हैं। पाकिस्तान के जो अदबी बहुत बड़े बड़े शोरा हैं या मुसन्निफीन हैं उनको पढ़ते हैं और उर्दू के हवाले से बाकायदा चीन में तालीम दी जाती है। और मेरा ख्याल है कि चीनी जो हैं वो यकीनन हमें बहुत बेहतर जानते हैं, जबकि ये दोनों तरफ का प्रोसेस है। हमें भी इतना ही चीन को जानने की ज़रूरत है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। एक किताब है, उसका नाम है चीन से चीन तक। और जब ये मैंने किताब पढ़ी तो मुझे जो सबसे पहले एहसास हुआ कि इसके जो मुसन्निफ हैं मोहम्मद करीम अहमद, जिनका ताल्लुक बेसिकली चाइना रेडियो से है और एक सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जब ये किताब लिखी तो मेरे जहन में ये था कि ये एक अमूमी सा सफ़रनामा होगा जो कि चीन के हवाले से काफ़ी बहुत ख़ास सफ़रनामे भी हैं, मतलब जिस तरह चलते हो तो चीन को चलिए, लाहौर से झारखंड, इसके अलावा बहुत सारे ख़ास सफ़रनामे भी हैं, लेकिन एक बहुत सारे अमूमी सफ़रनामे भी होते हैं जिसमें मुसन्निफ जो है वो बस एक डे टू डे रूटीन जो है वो आपको बयान कर देता है। लेकिन चीन से चीन तक का ये जो सफ़रनामा जब मैंने पढ़ा तो इसमें मुझे आइडिया हुआ कि मुसन्निफ जो है वो एक तो उसको साइंस से बहुत शगफ है, तरक्की से बहुत शगफ है, और इन तमाम चीज़ों को और चाइना को विज़िट करते हुए
हर जगह पे जो एनालिसिस कर रहा है वो ये कर रहा है कि चाइना ने तरक्की कैसे की, उसकी क्या अवामिल हैं, कौन सी चीज़ें हैं। मसलन जाते जाते उनकी इसी किताब में मैं एक वाक़या पढ़ रहा था जहाँ पे उनके साथ एक पीएचडी प्रोफेसर बैठे थे, और वो पीएचडी प्रोफेसर जो हैं, जब उनसे पूछते हैं, राइटर हैं मोहम्मद करीम अहमद, जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने दोबारा पूछा मोहम्मद करीम अहमद ने कि आप, यानी पीएचडी स्कॉलर, हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि वो एक प्राइमरी के टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हो। वो कि इस वाक़े से जो सबक मिलता है वो वही है जो कि हम अमूमन ये कहते रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता फ़र्द है उसको प्राइमरी को पढ़ाना चाहिए, और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही मखसूस किस्म की और बहुत डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए होती हैं जो कि एक बालिग फ़र्द को पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए होती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये कि चाइना में उन्होंने हर जगह उस आँख से देखा है कि चाइना ने तरक्की जो की है उसके पीछे एक्चुअली अवामिल क्या हैं। इसमें बहुत सारी डाटा साइंसेस के हवाले से बात है, इसमें एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी के हवाले से बात की गई है। तो इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, बेसिकली उनकी आँख जो है वो बड़ी परख रखने वाली आँख है, वो एनालिसिस करने वाली आँख है, वो तहकीक करने वाली आँख है। तो वो एक सफ़रनामा निगार के तौर पे उन्होंने जब ये सफ़र लिखा है तो कहीं उसकी तह में हो सकता है उनकी एक लाशोरी का आवेश हो, लेकिन उनकी इसकी तह में जो मुझे जो चीज़ फील हुई है वो ये है कि ये एक ऐसा कम्पैक्ट, इतना ज़बरदस्त किस्म का सफ़रनामा है कि इसमें से आप जो नतायज हैं, ये फौरी तौर पे आपको मालूम हो जाता है कि बेसिकली चीन जो है उसकी तरक्की के करने के जो पीछे अवामिल हैं वो क्या है। इस किताब की जो तासुरात हैं उसमें बहुत अहम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस किताब पर तासुरात लिखे हैं। उसमें डॉक्टर हसन अस्करी भी हैं, उसमें चांगशे शुआन हैं जिनका उर्दू नाम इंतखाब आलम है, इसके अलावा कुछ चाइनीज़ हैं, उसामा मुख्तार हैं सूडान से, मौरितानिया से अब्दुल रहमान हैं। तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने तासुरात इस किताब के हवाले से दिए हैं। और इसका जो कंटेंट अगर आप गौर से देखें तो आपको एक क्रिएटिविटी, एक तख्लीकी एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है, खलाओं में झांकने वाली सबसे बड़ी आँख, मिर्जा की बाईसाइकिल से लेके चीन में साइकिल सवारी तक, चीन की होशरुबा तरक्की का राज, चीनी ज़बान पर कामिल इन्हिसार। मैंने आपको इस तरह कहा है कि मुसन्निफ जो हैं वो हर जगह पे सिर्फ वो ये चीज़ तलाश करते रहे कि चीन जो है उसने तरक्की कैसे की है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सब्जियों की आधी आलमी पैदावार चीन में। और इसके अलावा पाकिस्तानियों का बहुत ही खूबसूरत जिक्र उन्होंने किया है एक चैप्टर में जिसमें चीनी समाज में मुतहर्रिक काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी। और जिस तरह कि हमने इंट्रो में कहा था कि चीन जो है वहाँ पे उर्दू पढ़ाई भी जारी है, उसकी उर्दू की तरवीज भी है, तो उसकी हवाले से एक चैप्टर इस किताब में शामिल है कि उर्दू से शनासाई हासिल करता हुआ चीन। और इसके अलावा चीन से पाकिस्तान और रेडियो के हवाले से बातें हैं। उसके बाद इस किताब में उन लोगों का, उन चीनियों का जिक्र है जिन्होंने, जो उर्दू पढ़ाते हैं, जो उर्दू लिखते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, जो शायरी करते हैं, जो अफसाने लिखते हैं, और उनकी उर्दू पे बहुत अच्छी दस्तरस है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी शोरा से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी अदीबों से मोहब्बत करते हैं, और उनका एक बहुत ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत तारुफ है। चीनी नाम भी है और उनका जो उर्दू नाम उन्होंने रखा हुआ है वो उर्दू नाम भी इसके साथ है, और बहुत ही खूबसूरती से उन सब का भी तारुफ इसमें शामिल है। तो बहुत ही अच्छी किताब है चीन से चीन तक। और ये मैंने इसलिए भी पेश करनी थी क्योंकि लाहौर से यारकंद जो किताब पेश कर रहा हूँ उसमें तार साहब जो हैं वो बार बार एक ही बात का गिला करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो चीन के बारे में बहुत कम जानते हैं। पाकिस्तानियों को चीन के हवाले से बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजियात सैर करवा रही है हमें रेडियो पाकिस्तान की। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेडियो और इंसान का रिश्ता बरसों पुराना है। जदीद और साइंसी दौर भी इस रिश्ते को तोड़ ना सका। 13 और 14 अगस्त 1947 की दरमियानी शब मुस्तफ़ा अली हमदानी ने रेडियो पाकिस्तान से अनाउंसमेंट की, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हम लाहौर से बोल रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क भर में 3 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, जिनमें लाहौर, पेशावर और ढाका शामिल थे। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर सेंटर में मौजूद हूँ। आइए चल के करते हैं इसका विजिट। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लाहौर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में जावेद हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया है। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि रेडियो पाकिस्तान कब बना, किसने बनाया, इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। वैसे तो रेडियो पाकिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान
इसका आगाज़ हो चुका था। हाँ जी। और लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये 1964 में हमारे वजूद में आई और उसके बाद यहाँ से बाकायदा नशरियात का आगाज़ हुआ। इससे पहले हमारे 3 रेडियो स्टेशन जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले थे 1937 में। बिल्कुल। और उनमें से एक जो है वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी था। तो ये जो बिल्डिंग है तो ये 1964 के बाद बनाई गई और उसके बाद इससे बाकायदा नशरियात का आगाज़ किया गया। सर आप क्या समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में क्या रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ उतना ही असर रखती है जितना आगाज़ में रखा करती थी? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ जो है ना वो कभी भी खामोश नहीं हो सकती क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करें हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ देखें कि रेडियो अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर एजुकेशन, फॉर एंटरटेनमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टिल रेडियो जो है वो एक बेहतरीन सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए तो रेडियो पाकिस्तान एक बेहतरीन और मौसर ज़रिया है। सर आपने इंटरनेशनल लेवल की बात की, क्या समझते हैं कि रेडियो पाकिस्तान जो है वो क्या इंटरनेशनल लेवल पे है, क्या इंटरनेशनली कम्पीट कर सकता है? रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल कम्पीट कर सकता है। अभी भी हम कह सकते हैं कि ये है। अभी इसमें थोड़ी सी और डिजिटलाइजेशन हो जाए, कुछ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पुराने हैं वो अगर जदीद हो जाएं और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो रेडियो पाकिस्तान अभी भी हम कह सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के जो रेडियो हैं उनका इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं। सर हम चाहेंगे कि आप हमें अपना स्टूडियो भी दिखा दें, रेडियो पाकिस्तान के जितने भी आर्काइव्स हैं वो भी दिखा दें, पुराने जितने भी आलात हैं, पुरानी एंटीक चीज़ें हैं वो भी दिखा दें, तो एक विजिट दें। जी ज़रूर आएँ। मैडम ये हमारा मिडी वेव्स का चैनल है, मिडी वेव 630 किलोहर्ट्ज़। रेडियो पाकिस्तान जब 1964 लाहौर की जब नशरियात शुरू हुई तो यहीं से हमारी नशरियात का आगाज़ हुआ 1964 से। आप देखें जब 1965 की जंग हुई थी, पाक भारत जंग, तो उसमें रेडियो पाकिस्तान लाहौर का किरदार बहुत अहमियत का हामिल था। और मैडम नूर जहाँ उन्होंने जो तराने गाए थे वो यहीं से गाए थे। तो ये हमारा एजाज़ है मीडिया वेव्स चैनल का। तो और बहुत अभी भी जो है ना एक हिस्टोरिक इसको हम स्टूडियो कह सकते हैं। बिल्कुल हिस्टोरिक कह सकते हैं। तो किन आम शख्सियात ने यहाँ से खिताब किया? अगर आप बहुत सी शख्सियात हैं, बहुत सी शख्सियात हैं। वैसे तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जब भी आए हैं तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से जो हमारे लेजेंड्स हैं तो वो यहाँ से खिताब भी कर चुके हैं और यहाँ से प्रोग्राम भी कर चुके हैं। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अब आप हमें कौन सा स्टूडियो दिखाएंगे? आए प्लीज़। मैडम ये हमारा FM 94 धनक चैनल है जी। ये प्योरली म्यूज़िक चैनल है और ये बैक वक्त लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से ऑन एयर होता है। तो 94 के जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं वो करीम अहमद साहब हैं, सीनियर प्रोड्यूसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ। थोड़ा सा FM 94 के बारे में बताइए। अच्छा, FM 94 जैसे इनिशियली हमारे जावेद शाह साहब ने आपको बताया, ये एक टोटली एक्सक्लूसिव म्यूज़िक चैनल है और 3 सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अर्बन सेंटर्स है, वहाँ से ये ऑन एयर जाता है और इस पे सिवाय म्यूज़िक के हम और कुछ ऑन एयर नहीं करते। आपको रेडियो पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स हैं, 93 है, 101 है, उस पर डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक है। इसमें पॉप म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ म्यूज़िकल फैमिलीज़ हैं, लाइक शाम 84 घराना है, पटियाला घराना है, उस पर हम बात करते हैं। अब हम चाहेंगे कि आरजे साहिबा से भी थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका अब तक का जितना भी ये सफ़र है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। निजी चैनल से मैंने स्टार्ट लिया था लेकिन रेडियो पाकिस्तान पे आके मैं रुक गई और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का सफ़र है। अच्छा, हम चाहेंगे कि जब आप अपना शो शुरू करती हैं और अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराती हैं हमारे देखने वालों के लिए, वो इंट्रोडक्शन एक दफ़ा दोबारा से करा दें। हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर। ये है रेडियो पाकिस्तान धनक FM 94 गीत संगीत प्रोग्राम के साथ मुझे कहते हैं नाहिद इकरार।
गीत संगीत प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद करीम अहमद, मावनत की है अली भट्टी ने। सामीन, आप हमारा ये प्रोग्राम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से बेशक वक्त सुन रहे हैं। आपका मेरा साथ मौसीकी की खूबसूरत दुनिया में हवा के दोष पे रहेगा ठीक 2 बजे तक। जबरदस्त जबरदस्त, कमाल हो गया। थैंक यू। अच्छा, क्या घर में भी स्टाइल में बात करती हैं? मेरा स्टाइल एक्चुअली नेचुरल यही है। नेचुरल है तो कभी किसी ने कहा कि यार ये हमें भी सिखा दो, या सीखा है या शुरू से है? क्योंकि आप अडॉप्ट तो नहीं कर सकते। नहीं, अडॉप्ट नहीं करती। तो टाइम के साथ साथ निखारा होगा इसको, इम्प्रूव किया होगा। भी बिल्कुल वक्त के साथ हर चीज निखरती है। तो मेरा चूंकि करियर मेरे स्कूल स्टेज से शुरू हुआ था, उसके बाद से राइटिंग और शायरी और लिखना लिखाना, और फिर कुछ चैनल्स पे, निजी चैनल्स पे मैंने काम किया। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान मेरी दुनिया है। बहुत शुक्रिया, वी विश यू गुड लक फॉर योर। थैंक यू वेरी मच। ये मैडम हमारी मेन म्यूजिक लाइब्रेरी है। ओके। और आर्काइव्स भी यहाँ जी, पर हैं? इसी को हम आर्काइव्स भी बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे जितने लेजेंड्स हैं उनकी आवाज़ें यहाँ पे महफूज हैं। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये हमारे पुराने पैटर्न के हमारे जो है इसको कह सकते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हम जो पहले केसेस हुआ करती थी, आपको पता है कि एक डिस्क टाइप केसेस हुआ करती थी जिसके हम टच करके यहाँ पे में ये नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ये वही है। और पहले ये फंक्शनल थे लेकिन अब ये नॉन फंक्शनल हैं। तो हमने जो सबसे मेन काम किया है कि हमारे पास जितना पुराना जो हमारे पास आर्काइव्स का मटेरियल था, जिसमें मौसीकी के गाने थे और इसके अलावा रिलीजियस मटेरियल था, नातें थी, ठीक है, तकारीर थी, फीचर थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, और मुख्तलिफ जो हमारे बड़े लोग लेजेंड्स हैं उनकी तकारीर थी जो नशर होती रही हैं, वो हमारे पास एनालॉग सिस्टम के तहत थी। जैसे मतलब ये बड़ी केसेट्स हुआ करती थी, फिर हमने उनको कन्वर्ट किया है कंप्यूटर में, डिजिटल किया है। इट्स अ वेरी टफ वर्क, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हमने वो डिजिटलाइज कर ली हैं। सर बताइएगा कि किस दौर के आर्काइव्स यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर मैं बात करूँ अहम शख्सियात की, तो किसकी आवाज़ यहाँ पर महफूज है? मैडम, इसमें यह है कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी जो तकारीर हुई थी, और उसके बाद 1947 के बाद जब फंक्शनल हुए थे रेडियो पाकिस्तान के मेन 3 शहरों में, उसके बाद से जितने भी लाहौर की नशरियात थी, जिसमें तकारीर भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़, फीचर्स, ड्रामा, वो सारे महफूज हैं यहाँ पे। चलें अब हमें और दिखा दें और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। सर, ये मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब? जी मैडम, ये मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब हैं जिन्होंने फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी 13 और 14 अगस्त की दरमियान। जावेद साहब, ये बताइएगा कि जब पुराने फनकार यहाँ पर आते हैं तो आकर कैसा महसूस करते हैं, क्या जज्बात होते हैं उनके? पुराने लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे वो अपनी माँ की आगोश में आ गए हों। वो अपने आप को बड़ा पुरसकून और कंफर्टेबल फील करते हैं, और हमें वो पुराने अपने किस्से सुनाते हैं कि यहाँ पे बैठ के हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था, ये फीचर हमने रिकॉर्ड किया था। तो वो अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। सर, जदीद दौर है जहाँ नौजवानों के पास नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए बेशुमार अब तो ज़रिए हैं, वो कहीं से भी एंटरटेनमेंट और नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आप लोग रेडियो पाकिस्तान लाहौर में कौन से ऐसे प्रोग्राम्स नशर कर रहे हैं जो कि नौजवानों की यूथ की दिलचस्पी का बायस बनते हैं? नौजवानों के लिए हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जिनमें हम नौजवान एक नेशनल हुकअप का प्रोग्राम है जो पूरे पाकिस्तान से ऑन एयर होता है, और इसके अलावा नौजवानों के और भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, जिसमें हमने जो हमारा मेन फोकस है नौजवानों के लिए वो यही है कि हमने उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी होती है। जो नौजवान हमारे पढ़े लिखे हैं जिनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, वो बिज़नेस भी कर सकते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाती है। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिक नौजवानों को टारगेट करते हैं, जैसे पाकिस्तान का कामयाब नौजवान प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की महारतें दी जाती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हम वो प्रोग्राम को ऑन एयर करते हैं। उनके लिए हम स्पेशल डिस्कशंस, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मुख्तलिफ किस्म की टॉक्स अरेंज करते हैं, उनको ऑन एयर करते हैं, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे नौजवान लिसनर्स हैं, वो उनको सुने और उनसे इस्तेफादा करें। सर, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेडियो पाकिस्तान के लिए काफ़ी इक़दाम किए हैं और अभी भी वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एक बेहतरीन आउटपुट देने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने हमें एक डिटेल्ड टूर दिया रेडियो पाकिस्तान लाहौर का और बहुत हसीन यादें हमसे शेयर की। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब आगे बढ़ते हुए, बल्कि इधर ही रहते हुए, आपको बताते हैं कि नौजवान खेल के हर मैदान में खासतौर पे पाकिस्तानी नौजवानों को हम जिक्र करते रहते हैं, अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं और हम आपको मिलवाते भी रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुई जी 61वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, जिसके कुछ मनाजिर आपको दिखा भी रहे हैं। इसमें मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी बहुत ही ज़बरदस्त गेम प्ले किया और अपनी काबिलियत दिखाई, दुनिया भर को दिखाई। आज हमारे साथ हमना अमजद मौजूद हैं, जिन्होंने लेडीज़ एमेच्योर ग्रॉस कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की, और उनके साथ एमेच्योर मेल कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें लाहौर गैरिसन गोल्फ क्लब के नोमान इलियास ने भी बहुत ज़बरदस्त पहली पोजीशन हासिल की। सो इस वक्त हमना हमारे साथ मौजूद है। नोमान भी अगर हमें ज्वाइन करे तो आपको मिलवाएंगे, लेकिन हमना से मिलके हम आपको बिल्कुल। हमना, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हमना, कैसा लग रहा है अब चैंपियनशिप में अपना नाम उसके साथ एसोसिएट होकर वहाँ पे विन करके, कैसी फीलिंग आई आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट नेशनल एमेच्योर मैंने खेला और जीता, और ये थर्ड टाइम है जो मैंने नेशनल एमेच्योर जीता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अच्छा, देखने में ऐसा इंप्रेशन मिलता है गोल्फ को, दो कैसा है नहीं मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे गोल्फर से बात हुई है तो वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखने में ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ अ स्लो गेम, बड़ा स्लोली आपको करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ओबियसली प्रैक्टिस में भी, एंड देन व्हेन इट कम्स टू द गेम प्ले, जब आप खेलते हैं तब भी। क्या ऐसा है या नहीं? आपको लगता है कि गोल्फ भी बहुत एक्टिव प्लेयर्स का काम है इसको खेलना? बिल्कुल, गोल्फ बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स है, और देखने में ऐसा लगता है कि ये स्लो है क्योंकि इसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है। फिजिकली तो आप हो ही रहे होते हैं, पर मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। इसमें इसीलिए क्योंकि फिर आप सोच के शॉट मारते हैं, आपको हर बॉल पे अपना कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, इसकी वजह से आपको लगता है कि स्लो है, पर ये काफ़ी एक्टिव। ठीक हो गया, यानी कि आपको फिजिकली तो एक्टिव होना है, लेकिन आपको मेंटली बहुत प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताएं कितनी एज से हमना आप गोल्फ खेल रही हैं, और घर में कोई ऑलरेडी गोल्फ खेलता था जिसको देखकर आपके अंदर इंटरेस्ट या शौक पैदा हुआ? मैं 11 ईयर्स की खेल रही हूँ, और मेरे फादर पहले खेलते थे और उनके साथ उनके सीनियर ऑफिसर्स होते थे, तो उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। तो आपको कब लगा कि आपको प्रोफेशनली खेलना चाहिए? क्या आपको फादर ने कहा प्रोफेशनली खेलो आपका गेम देखते हुए, या आपने खुद अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं अच्छा खेल रही हूँ सो मुझे प्रोफेशनली खेलना है इसको? मैंने अपने फादर को तो नहीं कहा। मैंने जब स्टार्ट किया था तो तब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इम्प्रूवमेंट आती रही, तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आता रहा कि मुझे खेलना चाहिए प्रोफेशनली और अब इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये तमाम गोल्फर्स आपकी तरह सीरियस होते हैं, ऐसे बिल्कुल सीरियसली बात करते हैं, या थोड़ा मुस्कुराते भी हैं? सारे ही नहीं, हम ना आपको, आप वैसे इतना सीरियस रहती है या आज आप शो की वजह से थोड़ा सीरियस है, ये बताएं। वो विनर है भाई, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता, तो उसमें तो ज्यादा खुश होना चाहिए आपको। अच्छा, अब ना ये बता कि फ्यूचर में क्या प्लान है, किस तरह से आगे परस्यू करना है? चैंपियनशिप तो आपने जीत ली, क्योंकि फर्दर भी ऑब्वियसली इंसान के गोल्स होते हैं, उसने टारगेट सेट किया होता है कि मैंने इस कंपटीशन में पार्ट लेना है और वहाँ पे मैंने जीतना है। फ्यूचर के मेरे गोल्स हैं, मुझे एटलीस्ट एमेच्योर चैंपियनशिप खेलनी है फिलहाल, और अगर उनमें मेरी जो है वो अच्छा मैं खेल रहा हूँ अगर उनमें, तो फिर मैं प्रोफेशनल टर्न करूँगी, और इसके लिए मैं पाकिस्तान एयरफोर्स को भी काफ़ी तो हम ना ये आम लोगों के लिए तो हम हमेशा कहते हैं बड़ा नीश सा स्पोर्ट है, बड़े सिलेक्टिव क्लास का स्पोर्ट है, क्योंकि इसके लिए गोल्फ फील्ड्स भी जो चाहिए, जो इक्विपमेंट भी चाहिए, वो भी आम आदमी या आम प्लेयर्स के एक्सेस में नहीं होता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सपोजर या दुनिया भर के अंदर, तो गोल्फ क्या एक ऐसा खेल है जिसमें अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो आप अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है गोल्फ में भी? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है गोल्फ में। आप अगर अच्छे लेवल पे खेलते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको बाहर जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक हो गया। हम ना कोई इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर जिससे आप इंस्पायर हों, जिसके खेल से आप इम्प्रेस हों और आप उसको आइडलाइज करती हों, कोई आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट शूज़ थे नेली कॉर्डा से हैं और वो फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप चूंकि प्रोफेशनली तो आप खेल ही रहे हो और अमला ने आपसे पूछा भी कि आपके आगे क्या प्लान्स हैं, क्या आप उस ट्रेनिंग से मुतमईन हैं जो पाकिस्तान में रह के कर रही हैं टू प्ले विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, या आपको लगता है कि नहीं, आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर से खेलने के लिए कहीं और ट्रेन करना होगा अपने आप को, या कोचेज़ आपको बेहतर चाहिए होंगे? जी बिल्कुल, ऐसा तो है। आपको अच्छा खेलने के लिए अच्छी जगह और अच्छे कोचेस की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा तो बिल्कुल है, ज़रूरत पड़ती है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आपकी वैसे लाइफ रूटीन्स क्या? हम ना चलें, खेल पे तो बहुत बात कर ली हमने, इसके अलावा किसी स्पोर्ट का शौक हो आपको? हाँ, कुछ और बताइए अपने बारे में, आप क्या करती हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं 10th क्लास में हूँ और मैं इसका और कुछ भी नहीं खेलती। पहले मैं टेनिस खेलती थी और अब पर मैं नहीं खेलती। तो कितना टाइम दिन में हम ना आपकी गोल्फ खेलती हैं, ये बताएं? मैं दिन में 7 to 8 आवर्स। ओके, ठीक है। हमारे साथ नोमान भी मौजूद हैं, नोमान इलियास, जो कि मेल कैटेगरी के गोल्फ चैंपियन हैं, लाहौर गैरिजन गोल्फ क्लब की तरफ से खेलते हैं। नोमान, आई होप यू कैन हियर अस। आप लाइव हमारे साथ हैं, आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए, कैसा रहा आपको जीतना कैसा लगा, हाउ टफ इट वाज? नोमान, आपका माइक ना हमें लग रहा है कि म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लें ताकि सो दैट वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली। और नोमान साथ साथ बोल भी दें, सिंस इट्स लाइव, सो हम कहते हैं लाइव का हुस्न है ये, हम वी डू सच एक्सपेरिमेंट्स लाइव। नोमान, अब आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, अब आप बताइए, शुरू कीजिए वहीं से जी प्लीज। बहुत अच्छा लगा, मैच जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेहनत की और यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो तैयारी कितनी की और क्या आपके माइंड में था कि आप इसको जीत सकते हैं, और कब से आप भी खेल रहे हैं, जरा थोड़ा बताइए ना अपने करियर के हवाले से। इतनी देर से आए तो देर तक मुझे 3 साल हो गए हैं खेलते हुए। मुझे ब्रिगेडियर बाजवा, मतलब कि मैं कैडी वर्क करता था और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने, और यहाँ तक लेके आए वो। जबरदस्त। तो आप नदीम भाई, उस्मान भाई, मतलब कि वो कोच थे मेरे, जो मेन कोच है वो ब्रिगेडियर बाजवा हैं। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा नोमान, ये बताएं फ्यूचर में क्या प्लान है? आपने ये चैंपियनशिप तो जीत की, अब आगे किसको आपने गोल बनाया हुआ अपना? मैंने ओलंपिक इंशाल्लाह खेलना है, मतलब कि ओलंपिक जीतनी है। ठीक है, तो आपका खेल के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, गोल्फ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक प्लेयर्स के अंदर? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ऐसी कौन सी सलाहियतें हैं जो आपको लगता है नोमान कि अगर वो हों तो एक शख्स अच्छा गोल्फ प्लेयर बन सकता है? मतलब कि कौन कौन सी खुसूसियात हैं? जैसे एक होता है ना कि गेम की समझ होती है, आपकी सोचने का अमल अच्छा होना चाहिए, आपका अंदाज़ा ठीक होना चाहिए, आपका निशाना ठीक होना चाहिए, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसमें गोल्फर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? गोल्फर के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब कि आगे लेके जाती हैं। मसलन मेहनत है, ठीक है, के बाद मतलब कि ये है रियल एक्सक्लूसिव, बिकॉज़ नोमान का ये पहला इंटरव्यू है, सो नोमान सोच रहा है कि टीवी के ऊपर नोमान, लेकिन एक तो ये है कि ये बातें अपनी जगह, आप क्योंकि ब्रॉडकास्टर नहीं है तो डजंट मैटर आप कैसा बोल रहे हैं, आपने गेम बहुत अच्छा खेला है। जो लोग नए आना चाहते हैं इस खेल के अंदर, आपके जूनियर्स होंगे, एक वक्त में आप भी जूनियर होंगे, आप उनको क्या मशवरा देंगे? वो गोल्फ कैसे शुरू करें और कैसे इसको बेहतर खेल सकते हैं? मेहनत करें, बस यही मैं कह सकता हूँ कि मेहनत करें और आगे आएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, साथ साथ हम आपको बता दें, चूंकि हमारे पास हमना भी मौजूद है, हमना पाकिस्तान से एक पहली जो खातून होंगी जो वेगर में नॉमिनेट होंगी, हमना ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये फर्स्ट टाइम कोई लेडी गोल्फर जो है वो पाकिस्तान से वेगर की लिस्ट में आई है। चलें, ज़बरदस्त, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट हमना एज वेल। आप कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, इतनी यंग एज में आपने अचीवमेंट हासिल की है? एनी मैसेज टू ऑल द गर्ल्स वाचिंग यू राइट नाउ? आई वुड लाइक टू से देम कि उनको भी खेलना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए।
खासतौर पे लेडीज के लिए गोल्फ काफी अच्छी स्पोर्ट। ठीक है। और नोमान, कोई खाने पीने में भी एहतियात करनी चाहिए गोल्फ खेलते हुए, या एक्सरसाइज वगैरह, या सिर्फ गोल्फ खेलना चाहिए? सर एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़रूरी है, खाने पीने में भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया नोमान एंड हमना अमजद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टू हैव यू गाइस। खेलते रहें, हमें बताते रहें, और हम आपको दोबारा से, और एक वक्त आएगा जब नोमान बहुत ज्यादा बोलेंगे। नोमान हमसे ज्यादा बोल रहे होंगे, अच्छा ठीक हो गया। आप तो नहीं बोलेंगे? नहीं, आपसे ज्यादा ही बोलेंगे, मेरे घर। बट इट वाज इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू दीस बोथ ऑफ दीस चैंपियंस। बहुत जबरदस्त ये खेले हैं, और मेरे ख्याल में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स की, सब में सभी को आगे आना चाहिए, और सपोर्ट बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने कुछ अपने लोगों का नाम लिया कि उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया, बहुत जरूरी है। और हमना जैसी बच्चियों को भी सपोर्ट करना चाहिए, उनके घर वालों को, ऑब्वियसली उनके घर वालों की सपोर्ट है, आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और जिसे कहते हैं ना, आपको एंटरटेन करने का भी भरपूर इंतजाम हम रखते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री नहीं हो जाते हैं हम। म्यूजिक हमारे शो का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। वी ट्राई टू ब्रिंग सम रियल गुड आर्टिस्ट, द रियल आर्टिस्ट टू यू ऑन योर स्क्रीन्स। और आज भी हमने ऐसा ही कुछ एहतमाम किया है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कम लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, और बहुत ही कम है जो दोनों काम अच्छा करते हैं। आज की हमारी मेहमान दोनों काम करते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन आप देखें कि एक तरफ रुबाब है और एक तरफ वो गुलकार है, क्या जबरदस्त और बात देखने है। में भी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। उनके नाम का मतलब भी बहुत खूबसूरत है। तो सनीला हमारे साथ मौजूद है, उनको हम करेंगे बहुत शुक्रिया आपको खुशामदीद के। सनया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे आज इतना अच्छा मौका दिया परफॉर्म करने का। थैंक यू वेरी मच कि आप सुबह सुबह हमारी सुबह को खूबसूरत बनाने वाली हैं, क्योंकि आप रुबाब प्ले करेंगे। और आजकल तो हम जितना रुबाब सितारी सारे इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं, एक पॉइंट आएगा कोई पता नहीं हमें भी शौक हो जाए, हम भी आ जाएं आपके पास सीखने के लिए। मुझे ये बताएं सनिया कि कब से आप रुबाब प्ले करी हैं? बेसिकली आप सिंगर भी हैं और आप इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करती हैं। सो अपने इस जो मौसीकी का जो करियर है, इसके हवाले से बताएं हमारे देखने वालों को। जी सबसे पहले तो ये है कि मैं जब छोटी थी तब से मैं स्कूल में तिलावत पढ़ती थी, साथ साथ नात पढ़ती थी। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं म्यूजिशियन बनूं, मैं मतलब आगे म्यूजिक में जाऊं। तो उसके बाद 2016 में हमारी एक स्कूल खुल गई जिसका नाम है लीफ लर्सन म्यूजिक सेंटर। तो मैंने 2016 में स्कूल ज्वाइन की। तब हमारे दो टीचर्स थे, इस्लाम हबीब और नियाज हमजाई। उन्होंने मुझे गाइड किया म्यूजिक के हवाले से, मुझे रुबाब सिखाया और साथ साथ में मेरे वोकल्स में मुझे हेल्प किया उन्होंने। तो इस तरह 2016 से आज तक मैं स्कूल में हूँ, लीड सिंगर हूँ और साथ साथ रुबाब भी प्ले करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बताएं कि आपने जब गाना शुरू किया, ऑब्वियसली आपको किस तरह का म्यूजिक ज़्यादा पसंद था, जिसकी जानिब आप अपने जो सिंगिंग है उसको लेकर गए? मुझे तो अपना फोक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, और साथ साथ अपने फोक सॉन्ग्स, क्योंकि ये इजीली हमें समझ भी आती है, और मतलब गाने में भी बस बड़े शौक से गाते हैं। मतलब मजा आता है। अपने फोक से क्या मुराद है? कहाँ से ताल्लुक है आपका? किस इलाके के फोक की बात है? मेरा ताल्लुक हुंजा से है, मैं हुंजा से ताल्लुक रखती हूँ, और हमारा जो लैंग्वेज है वो बुरुशिस की है। तो बुरुशिस की गानों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं सोशल मीडिया पे भी मतलब बुरुशिस की गाती हूँ। अगर कोई परफॉर्मेंस करनी हो तो मैं बुरुशिस की ही गाती हूँ। तो वाह जबरदस्त, बिल्कुल ना। फिर आप हमें इससे बता क्यों नहीं, आप हमें सुनाएं भी कुछ? जी जी जरूर, मैं सुनाऊंगी। जरूर, प्लीज सुनाइए। रुके ना रुके ना जैसे चमना वरसले वर परे वनमयाना वरसले वर परे वनमयाना सुखन्ने हिंदी सुंदरने बल्कि सुखन्ने हिंदी मायूं सुंदरने मस्से
सीसे मुले तैमिनाशो मामसे कुर्बानinde masrui सीसे मुले तैमिनाशो। और आप हुंजा ही ले गई हमें अपनी इस आवाज़ के साथ, यकीन जानिए बहुत ही खूबसूरत। और हमें क्या बिल्कुल, हमें एक ब्रेकिंग की तरफ जाना है। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको की गुफ्तगू सुनाते हैं। अभी चले लाइव। अच्छा जी, जब ब्रेकिंग आएगी तो आपको जरूर दिखाएंगे, आगाह रखेंगे आपको। सुनीला, चूंकि हम आपकी म्यूजिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आपके वोकल्स इतने खूबसूरत हैं, तो मैं वैसे नहीं चाहता कोई इंटरप्शन हो, बट सिंस वी आर न्यूज़ चैनल तो ब्रेकिंग पे हमें जाना पड़ेगा। खैर, ब्रेकिंग न्यूज़ पे हम जाते हैं और वापस आते हैं। एसपी और फॉर्मर मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और एज यूजुअल सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे थे। दोबारा से हम लिंक करते हैं, इस इंटरप्शन के लिए माजरत, आगे बढ़ते हैं। और सुनीला, बहुत ही कमाल आप गा रही थी और अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर हम चाहेंगे जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है इस वक्त, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, हमें बहुत ज़बरदस्त लगता है इसको सुनना। सो प्लीज़ हमें कुछ सुना दीजिए रुबाब से भी। जी जी जरूर। वेरी नाइस सुनीला। मुझे बताइए, ये रुबाब आपने कितने अरसे में सीखा, या आप जब म्यूजिक कर रही थी, गा रही थी, तो उसके साथ साथ आपने इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखा? मैंने तो बस 2016 में ही मतलब बेसिक सीख लिया था। उसके बाद फिर खुद मतलब अगर मेरे पास रुबाब हुआ तो खुद कभी कभी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन रुबाब इतना नहीं बजाती, मैं सिर्फ वोकल्स ही करती हूँ। ठीक है। अच्छा, हमें अभी पता है फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे कि ये रुबाब तो बहुत अच्छा बजा ही रही हैं, लेकिन ये गा उससे भी कमाल रही हैं। तो हम इसका वक्त ज़रूर रखेंगे कि आप हमें कुछ और सुनाएं, लेकिन इससे पहले कि आप हमें कुछ सुनाएं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कल्चर कितना ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंट्स का सीखना, म्यूज़िक करना। चूँकि हुंजा में और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है। आप ख़ास तौर पर ख़वातीन को लेकर आप इस हवाले से कुछ कहिए और फिर हम आपसे कुछ सुनेंगे भी आखिर में। जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो सोसाइटी है, ये तो मतलब लड़कियों के लिए म्यूजिक में जाना, म्यूजिक बजाना ये इतना पसंद नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को कोई ख़वातीन को मतलब उसको इंटरेस्ट है लाइक म्यूजिक में या फिर स्पोर्ट्स में, आर्ट्स के किसी भी फील्ड में उसको इंटरेस्ट है, तो उसको चाहिए कि वो आगे बढ़े, अपना टैलेंट लोगों को दिखाएं। क्योंकि अगर जब टैलेंट दब जाती है तो मतलब ये मतलब अजीब सी फीलिंग्स आती है, मतलब हम मतलब हर्ट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, स्पेशली जो हुंजा के लोग हैं, मतलब हुंजा में यहाँ पे इतना ये म्यूजिक के बारे में इतना मतलब लड़कियों के पास इल्म नहीं है, लड़कियों को आगे जाना नहीं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की म्यूजिक सीखना चाहती है या फिर रुबाब बजाना, मतलब म्यूजिक के वोकल्स, रुबाब, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल में वेलकम, वो आए और अपना मतलब टैलेंट दिखाएं लोगों को और म्यूजिक सीखें और आगे बढ़ें। ज़बरदस्त सुनना, बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि आप अपने टैलेंट को दबाए नहीं, और बल्कि आपके इर्द गिर्द लोगों से भी, और हम आपके लोगों के जो तमाम ख़वातीन हुंजा से ताल्लुक़ है या कहीं से भी ताल्लुक़ है, उनके पेरेंट्स को भी ये कहेंगे कि आपकी बच्ची अगर कोई भी खेल अडॉप्ट करना चाहती है, म्यूज़िक की तरफ आना चाहती है, उसको सपोर्ट करें और उसके जो टैलेंट है उसको दुनिया के सामने लाने का मौका दें। सुना, चूँकि हमें एक ब्रेक लेनी है, हम चाहेंगे ब्रेक लेने से पहले हम आपसे को फरमाइश करें कि आप हमें चंद बोल किसी गीत के गुनगुना कर सुना दें तो हमारी सुबह बहुत अच्छी हो जाएगी। आवाज? हाँ जी, आपको आवाज आ रही, कुछ सुना देंगे आप? आवाज कट आ रही है। अच्छा, बस आखिर में बिल्कुल हमने सेगमेंट बंद करना है, आप हमें कुछ सुना दीजिए जाते जाते सुनीला। अच्छा, रुबाब पे? नहीं, अपने वोकल्स में सुनाइए, आपकी आवाज हमें
रुबाब से ज्यादा अच्छी लगी है, सो कुछ सुना दीजिए। वोकल्स पे सुनाना जी जी, है? वोकल्स पे। अच्छा, कोई फोक या फिर कोई जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे। जी ठीक है। आया कल जश्न खेने नजर, उन्हें बिशा सर बदाने नजर। आया कल जश्न खेने नजर, उन्हें बिशा सर बदाने नजर। Yolun çağında dost Yole chazin dono asatusunar achenum garuki mamas gosaba dal saitan satnizi nazar unne bishaya se badane nazar dal saitan satnizi nazar unne bishaya se badane nazar। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सनेला। I wish she was here in this हाँ, studio. बहुत मजा I आता। wish. स्काइप पे आपकी आवाज के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाता, बट स्टिल हम चाहेंगे कि आप जब भी लाहौर आए हम Yes. आपको स्टूडियोज और सेट पे बुलाएं, आपसे एक्सप्रेसो पिए हमारे साथ, हाँ, और सेट आपसे हम पे। म्यूजिक भी सुने। थैंक यू वेरी मच सनेला, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपकी उन तमाम टैलेंट से भरपूर लड़कियों में से एक हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्टवेयर इमेज लेकर आती हैं। सनेला हमारे साथ मौजूद थी। हुंजा से अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा और 3 बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड ट्रिब्यूट कम स्टोरीज। नामवर नगमा निगार रियाजुर रहमान सागर साहब के मद्दा आज उनका 80वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताएं तो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लातादाद बड़े ही मशहूर गाने दिए। फिल्म लाला रुख से अपनी नगमा निगारी का सफर शुरू किया, लेकिन उन्हें शोहरत मिली फिल्म शरीके हयात और फिल्म समाज के नगमों से। उनकी दीगर फिल्मों में दिल लगी, बंदिश, भरोसा, रोशनी के गाने आज भी ज़बान ज़देआम हैं। उन्होंने बतौर राइटर फिल्म इंडस्ट्री की 75 से ज़ायद फिल्मों की कहानियां भी लिखी। और उनके गीतों की बात की करें तो चलो कहीं चले, दूर ये समाज छोड़ दे, आंखें गजल हैं आपकी, देखा जो तेरा तेरा, तो मुझे भी कोई लिफ्ट करा दे। कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, जरा ढोल की बजाओ गोरियों, और कुछ देर तो रुक जाओ समेत कई कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। बहुत ही जबरदस्त। रियाजुर रहमान सागर साहब, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव सो मेनी मोर। बहुत जबरदस्त म्यूजिशियन है और वाकई बहुत मशहूर गाने इन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए। इनको तो हमने ट्रिब्यूट पेश किया। अब हमारी जो नेशनल भाभी हैं, नेशनल भाभी शोएब मलिक की जो अहलिया है साबिर साहब, वो पाकिस्तान आई और गुज़िश्ता रोज हमने पहले देखा कि वो कराची गई, मॉल के अंदर भाभी भाभी की आवाजें गूंजती रहीं, और ये आप मनाजिर भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके साथ साथ कल वो इसामुल हक के साथ कुछ टेनिस कोर्ट में हमें नजर आई। हाँ जी, लाहौर के अंदर, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को विजिट भी किया, लेकिन ये टेनिस और इस टेनिस कोर्ट की उन्होंने बड़ी तारीफ भी की कि पाकिस्तान में ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेनिस कोर्ट्स होने चाहिए जहां पे उनको खेलने का मौका मिला। और इनफैक्ट टेनिस कोर्ट इज आल्सो लकी दैट सानिया मिर्जा वाज प्लेइंग, शी इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और आप देख सकते हैं। और खास तौर पे अपने बेटे अजहान की पैदाइश के बाद बहुत मेहनत की है सानिया ने दोबारा टू गेटिंग बैक टू द स्पोर्ट्स शेप, और दोबारा से वो हमें कोर्ट में नजर आ रही हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, सो थैंक यू वेरी मच सानिया। आगे बढ़ते हुए आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।